भारत की शिक्षा व्यवस्था जगजाहिर है। 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि शिक्षा में निवेश सबसे अच्छा लाभांश देता है और शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का वादा भी किया था। इसकी तुलना में 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 0.61% आवंटित किया था। अपने वादे के बावजूद 2014 और 2024 के बीच केंद्र सरकार ने हर साल शिक्षा के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद औसतन केवल 0.44% ही आवंटित किया। सरकार ने जिन कदमों को एक बड़ी उपलब्धि बताई उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी थी, जो 1992 के बाद पहली ऐसी नीति थी। इस नीति को अकादमिक समुदाय की तरफ से काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इन आलोचनाओं में ये था कि इसने सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण और कक्षाओं के डिजिटल विस्तार को प्रोत्साहित किया। हालांकि कई में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। छात्रों के लिए कई निकास विकल्प बनाने के लिए भी इसकी आलोचना की गई। विरोधियों ने कहा था कि इससे स्कूल ड्रॉपआउट्स में इजाफा होगा। पिछले दशक में स्कूल नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई। 2014 में 96.7%, 2018 में 97.2% और 2022 में 98.41%। विशेष रूप से महिला नामांकन में वृद्धि हुई है। 11 से 14 वर्ष की उम्र के बीच स्कूल में नामांकित न होने वाली छात्राओं का प्रतिशत 2006 में 10% से घटकर 2022 में 2% हो गया है। लगभग 75% स्कूलों में पीने का पानी और शौचालय की सुविधा है और लगभग 40% पुस्तकालयों में किताबें हैं। वहीं केवल 7% के पास कंप्यूटर है। देश भर में सिंगल टीचर स्कूल्स और कम एडमिशन वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस कदम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में 7 में से 1 स्कूल सिंगल टीचर द्वारा चलाया जाता है। स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर को बढ़ाने का वादा करने वाली मिड डे मील योजना पीएम पोषण के लिए धनराशि का गंभीर रूप से कम उपयोग पाया गया। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन एंड न्यूमरेसी की स्थापना 2021 में की गई थी और इसका उद्देश्य 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी हासिल करना था। एक डेटा की माने तो 2022 में कक्षा 3 के सभी बच्चों में से केवल 1/4 बच्चे गणित में अपने ग्रेड के अपेक्षित स्तर पर थे और लगभग 20% पढ़ने में। 2014 के ही घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने डिजिटल डिफरेंस को पाटने का भी वादा किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी में वादों की असलियत सामने आ गई जब पता चला कि कई छात्रों के पास डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच बहुत ही कम है। 2017 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। सबसे लेटेस्ट बदलाव 2022 में किए गए, जब मुगल काल और जाति व्यवस्था के संदर्भ को सिलेबस में से कम कर दिया गया और सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संक्षिप्त प्रतिबंध और हिंदू चरमपंथियों के बीच गांधी की लोकप्रियता की कमी पर अध्याय काट दिए गए या पूरी तरह से उन्हें हटा दिया गया। 2023 में चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत यानी चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का अध्याय भी हटा दिया गया। कई एकेडमिशियंस का मानना है कि जो कंटेंट हिंदुत्व को चुनौती दे रहे हैं, सरकार उन पर प्रतिबंध लगा रही है। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी यानी कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसे केंद्र सरकार ने 2017 में स्थापित किया था, जिसमें वित्त पोषण के तरीके को ग्रांट से लोन में बदल दिया गया, जिसके चलते केंद्रीय संस्थानों को लोन चुकाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और प्रशासन को फीस बढ़ाने या शिक्षा के अन्य पहलुओं से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने प्रतिष्ठित संस्थानों को मान्यता देने और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में उनके विकास का समर्थन करने के लिए एक योजना स्थापित की, लेकिन ये योजना शिकायतों की वजह से अटक गई। 2019 में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो 2024 तक 50% संस्थानों को मान्यता देगी। अब तक उसने 20 को ही मान्यता दिलाई है।
वहीं 2014 के घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि वो भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालयों के बराबर लाने के लिए शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को बढ़ाएगी। हालांकि विज्ञान संस्थानों को शासन के तहत संघर्ष करना पड़ा। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल को व्यवसायों और उद्योगों से अपनी फंडिंग का 50% खुद ही जुटाने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फंड की कमी हो गई। सरकार ने सरकारी संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। इन संस्थानों को अधिक सीटें बनाने का निर्देश दिया गया, लेकिन कई को ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिला। परिसरों में जातिगत भेदभाव प्रचलित रहा। शिक्षा मंत्री द्वारा लोकसभा में दिसंबर 2023 में दिए गए जवाब के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 2622 अनुसूचित जनजाति, 2424 अनुसूचित जाति और 4596 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ दी। सरकार ने मुस्लिम छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप भी वापस ले ली। इसके अलावा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप से मानविकी पृष्ठभूमि के छात्रों को बाहर कर दिया गया। पिछले दशक में निजीकरण फेलोशिप रद्द करने, तनख्वाह में देरी, शोध के लिए फंड में कटौती, बुनियादी ढांचे की कमी और परिसरों में भगवाकरण, हिजाब जैसे मुद्दों पर देश भर में बड़े पैमाने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी देश में काफ़ी सरगर्मियां रही हैं, जैसे BHU रेप केस ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में ये चिंता का विषय है कि हमारे नौजवान कहाँ जाएं।